2023 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमने जो अब बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है जो 10 और 11 जून को होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें लैंग्वेज इंग्लिश में आर्टिकल का। देयर इज 30 और 31 डे इन डैश मंथ। डैश इन मंथ, मंथ में क्या है एम, एम क्या है एक कॉन्सोनेंट, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा ए, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी इसमें कमेंट में आंसर लिखते रहिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट, इसमें हमारा क्या आएगा इंजीनियर, इंजीनियर में क्या है वोवल, वोवल क्या है इसमें ई, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें एन, तो हमारा आंसर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेहर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम, बेडरूम का इसमें पार्ट कौन सा है, पिल्लो कर्टेन, ये दोनों ही क्या हैं बेडरूम के पार्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी, मोर देन वन ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम, रूम के इसमें पार्ट, रूम में क्या क्या होता है विंडो, सीलिंग और फ्लोर, फ्लोर भी होता है विंडो भी, तो हमारा आंसर इसमें क्या था डी। क्योंकि ये तीनों ही किसके पार्ट हैं रूम के, तो हमारा आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनी सीजन कम बिफोर, रेनी सीजन कम बिफोर, रेनी सीजन किसके, रेनी सीजन किसके बाद आती है, किससे पहले आती है विंटर, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, द 8th month ऑफ द ईयर इज, 8th month ऑफ द ईयर इज, 8th month के बाद क्या आता है, 8th month कौन सा होता है, 8th month होता हमारा अगस्त, तो इसमें क्या था जुलाई सितंबर अक्टूबर, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें ई, क्योंकि इसमें अगस्त दिया नहीं गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिस्टर इन लॉ इज, सिस्टर इन लॉ इज, सिस्टर इन लॉ को क्या कहते हैं, एक मिनट दोस्तों, इसमें हमारा आंसर है डी, सिस्टर इन लॉ क्यों है इसमें, क्योंकि ब्रदर वाइफ को भी क्या कहते हैं सिस्टर इन लॉ, और हस्बैंड की सिस्टर को भी क्या कहते हैं सिस्टर इन लॉ, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें डी। कजन और मैटरनल, पैटर्नल और सिबलिंग, मैटरनल और पैटर्नल क्या है कजन्स, तो हमारा आंसर क्या होगा डी। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये 8 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के थे। नेक्स्ट किसके हैं हिंदी के, क्योंकि 30 नंबर हमारे क्या थे जर्नल हिंदी और इंग्लिश के। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है द्रव्यवाचक, चांदी कौन सी संज्ञा है द्रव्यवाचक, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए। आप भी कमेंट में आंसर लिखते रहिए ताकि आपको भी पता लगे कि आपको कितनी तैयारी है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, एक वचन कौन सा है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा किस में होगा बहुवचन में, आंसू, आंसू भी किस में होंगे बहुवचन में, तो एक वचन में कौन सा शब्द है छाया, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम और लोग ये किस में प्रयुक्त होते हैं बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है, ये क के बाद आता है।
किसके बाद आएगा ये, क के बाद। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। जिसकी उसकी किस में आता है, संबंध, जिसकी उसकी किस में आता है, संबंध वाचक सर्वनाम में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। विशेषण का प्रमुख भेद इनमें से कौन सा नहीं है, असर्वनामिक विशेषण। असर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, विशेषण के भेद हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। कौन कौन से हैं, विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना हमें। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, लगान सही है, आगामी भी सही है। तो हमारा अशुद्ध कौन सा है, विपतस। विपतस कैसे लिखा जाएगा, इसमें ब आएगा, ये हमारा शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अक्षत्रिय। क्योंकि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, देखिए उज्ज्वल मैंने जब शुद्ध अशुद्ध वाली कल वीडियो करवाई थी उसमें काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, काफ़ी आया हुआ था ये उज्ज्वल। यदि आप प्रैक्टिस वाली वीडियो नहीं देख रहे तो वो देख लेना, हिंदी व्याकरण के जो MCQ वाली सीरीज चलाई हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय शब्द है, इनमें से प्रत्यय कौन सा शब्द है, स्नेह। क्योंकि ये इनके तत्सम शब्द क्या होंगे, ग्रह और छेद का क्या होगा, छिद्र। तो तत्सम शब्द कौन सा हो गया, स्नेह। इसमें गर क्या है, तद्भव, इसका तत्सम शब्द क्या है, ग्रह, और छेद क्या है, तद्भव, और इसका तत्सम शब्द क्या है, छिद्र। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, इनमें विदेशी शब्द क्या है, विदेशी शब्द है चाय, और यह कौन सी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है चाय वाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। क्योंकि यौगिक 2 शब्दों के मेल से बना होता है, और योग रूढ़ कौन से होते हैं, जो एक शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे बहुब्री में, जो बहुब्री के जो उदाहरण है वो किस में आएंगे, योग रूढ़ में। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्सर कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया इसमें से किस में है, बालिका लज्जाती है, बालिका लज्जाती है। इसमें लज्जाना कोई क्रिया कर्म, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है, परवल। परवल क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द कौन सा है, परवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। इनमें से रूढ़ शब्द, इसमें क्या आएगा, एक से अधिक। क्योंकि लकड़ी, जलधारा, महर्षि, ये सभी क्या हैं, रूढ़ हैं। खारिज किस भाषा का शब्द है, खारिज किस भाषा का शब्द है, ये है अरबी का। क्योंकि ये कैसे लिखा गया है, देखिए ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, ख के नीचे क्या है, नुक्ता।
नुक्ता वाले शब्द किस में आएंगे, अरबी या फारसी में। तो ये क्या कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी का। ये थोड़ा दिखाई ना दे रहा हो तो अपने फ़ोन की प्लीज़ क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशुद्ध एवं शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें हमें बताया गया है कौन सा सही नहीं है। कामलांगनी का कोमलांगी, ये सही है। सुरसरुसा सुरसुसा, ये भी सही है। महात्म्य का महात्म्य, ये भी सही युग्म है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही सही हैं। उसका भविष्य उज्जवल है, उसका भविष्य उज्जवल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगी, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन से की सही है, उज्जवल। देखिए उज्जवल एक ही एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। उज्जवल वो पीछे भी आया था और अभी फिर से पूछा जा रहा है। तो ये उज्जवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। इसका क्या था, कर्सर। कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है, कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ये किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालनई जुलावे, हल रावी दुलराए महलावे, जोई सोई कुछु गावे। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, क्योंकि ये यशोदा का कृष्ण के लिए प्यार दिखाया गया है। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, हिंदी भाषा के उद्भव का काल क्या माना जाता है, 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में समाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभाविक एवं दृढ़ प्रतिज्ञायक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, दिरोदात। क्या कहा जाता है, दिरोदात। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े तो उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हमने अभी थोड़ी देर पहले जो लाइव क्लास ली थी उसमें अविकारी के सभी भेद भी करवाए थे, तो वो भी आप देख लेना। सामान्य अध्ययन, अब सामान्य अध्ययन के इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 40। अब हम वो देखेंगे। एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हॉल की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसमें हमारा क्या आएगा, 10 रुपये कितने मीटर पर, 250 पर। तो ये कितना हो गया, 2500। तो कितने पर हमने लगानी है, 15,000 पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15,000 बटे 15,000 बटे 2500। तो 2 0 से 2 0, 25 6 जा 150। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 मीटर। तो क्या आंसर हो गया हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये एकदम सही है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये गलत है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये हम कैसे निकाल लेंगे? 7 क्रमागत संख्या पूछी है इन्होंने, 20, 21, 22, 1 मिनट। ये सम आप अच्छे से कर लेना। जैसे 20 हमने बीच में लिखा, 21, 22 और 23, ये कितनी होगी? 4, तो 3 इससे आगे लिख देंगे। 17, 18 और 19। यदि छोटी पूछी जाए तो छोटी कौन सी होगी? 17। लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 23। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण ax2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के दो बिन वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल क्या होंगे? बी स्क्वेयर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? सोहन को कितना समय लगेगा? ये हम निकालते हैं। जैसे मोहन ने काम किया 15 दिन और सोहन ने 10 दिन। ये इसका आंसर होगा 11 दिन, क्योंकि ये यहाँ पे निकालने का अच्छे से नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे आप कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, y कितना है? y इक्वल 30 और a प्लस b है 15। तो इसके आंसर होंगे 1 से अधिक, अर्थात ये सारे ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक रूप से चुने एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी का सम है। तो ये कितनी है? 1/7। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/7। तो हमारा आंसर हो गया ए। सेवन की पावर है 12x प्लस 6 इक्वल 49 की पावर 3x प्लस 12 हो तो x का मान क्या होगा? ये हम कैसे निकालेंगे? जैसे 12 प्लस 6 बराबर है 1 मिनट। बारह एक्स प्लस 6 इक्वल 3x प्लस 12। तो 12x माइनस 3x कितना हो गया? ये इधर जाके 12x माइनस 3x बराबर 12 माइनस 6। तो 12 में से 3 गए, 9x इक्वल 6। नहीं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। 6 इक्वल में हो गया ये 18। x बराबर में 18/9, 9 2 जा 18। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9 6 6 3 जा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। इसका आंसर हमारा सी। एक बार इसको, इस सम को दोबारा से देख लेना। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता
मायोपिया कौन सी बीमारी है? कौन सी चीज नहीं देख सकता? दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। किसमें? मायोपिया में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। तो हमारा आंसर हो गया ए। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? आनुवांशिकता, आनुवांशिकी। हमारा आंसर क्या हो गया? सी, आनुवांशिकी। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन हाइड्रोजन में परिवर्तित किया जाता है, वे कौन सी क्रिया है? अपचयी। कौन सी है? अपचयी। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? बिंदु प्रति इंच से। किससे? बिंदु प्रति इंच। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है? ट्रैकोमा किससे संबंधित है? आँखों से। ट्रैकोमा किस रोग से संबंधित है? आँखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग कौन करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, ये सभी किसका प्रयोग करते हैं? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, कौन से कण हैं? न्यूट्रॉन। इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मार्टिन ग्रासर को। क्या है इसका आंसर? मार्टिन ग्रासर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन हैं? निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन। ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये तो कम ही पूछा जाएगा, क्योंकि करंट के तो उसी टाइम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? किसने वापस ले लिया है? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। किसने? विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव और अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो हमारा आंसर हो गया ए। देखिए, इंडियन नेशनल तो सभी में दिया गया है, डेवलपमेंट भी सभी में दिया गया है, तो अलग किससे किया इन्होंने? इंक्लूसिव अलायंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? उसने उसे क्या संदेश भेजा था? वेलकम बडी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, वेलकम बडी। 1989 में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या था? चियांग जेमिन। चियांग जेमिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? लियो ब्राइडलर। लियो ब्राइडलर। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ
को स्थायी सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन थे? अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन थे? अजाली ओस्मानी। अजाली ओस्मानी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, अजाली ओस्मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्रीय उच्च ताप, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी बर्फ। तो हमारा आंसर इसमें कैसे आएगा? तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी बर्फ। एक पर क्या आएगा? तटीय मैदान, दो पर केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्रम वाले भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। इसमें पहले नंबर पर क्या आएगा? काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? बी। तो हमारा आंसर क्या है? बी। आप भी प्लीज आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूसंकलन पर्वत फोन नहीं है? ये कौन सा नहीं है? तो हम देख लेते हैं कौन कौन से है। पूर्वी घाट, हिमालयी घाट है, ये तो है, लेकिन पूर्वी घाट भूसंकलन प्रोन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है? कौन सा अधिक प्रभावित है? कोरोमंडल। कौन कौन से प्रभावित हैं? दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिको, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण प्रशांत द्वीप, भारत और बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या होगा? कोरोमंडल। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव। क्या होता है? गली कटाव। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? किस महीने में भारी वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। तमिलनाडु तट के कोरोमंडल में। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था? ये किया था कुंवर सिंह ने। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में। कहाँ किया था? 25 जुलाई 1857 में दानापुर में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कुंवर सिंह। तब उनकी आयु कितनी थी? 80 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ये प्रस्ताव कब पास किया गया था?
8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया था? कैसे किया था? बांटो और राज करो की नीति के कारण, बांटो और राज करो की नीति से। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? किस तिथि को? 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही कथन कौन सा है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये भी सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, ये भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकार दूत बने थे? अनाधिकार दूत कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी, क्योंकि इन्होंने भारत में से अपना पैसा लगाकर इंग्लैंड में भारतीयों के लिए काफ़ी काम किए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है? किसने बताया है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका हमारा आंसर है ई, क्योंकि ये किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के। इसमें जवाहरलाल नेहरू कहीं दिया नहीं गया, तो इसका आंसर क्या है? गुलामी का चार्टर किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के चार्टर को। नेक्स्ट हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, जो 70 से 150 तक क्वेश्चन आए थे वो हिंदी के थे। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? सिद्धों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता था? संध्या भाषा। क्या कहा जाता था? संध्या भाषा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? आदिकाल के कवि कौन हैं इनमें से? हृदयराम नाभादास प्राणचंद। हृदयराम नाभादास प्राणचंद, ये कोई भी आदिकाल के कवि नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। आदिकाल के कवि कौन कौन थे? विद्यापति, शालिबद्र सूरी, चंद्रबरदाई। आप कॉपी लेकर लिख लीजिए, एक बार मैं बता देती हूँ कि कौन कौन थे। विद्यापति, शालिबद्र सूरी, चंद्रबरदाई, नरपति नाल्य है, अब्दुल रहमान, दलपति विजय, जगनिक सारंगधर, श्रीधर, नल्लह सिंह, जिन धर्म सूरी, मधुकर कवि, जोइंदू, केदार, स्वयंभू, हरप्रसाद शास्त्री, लक्ष्मीधर, अमीर खुसरो, सरहप्पा, भट्ट केदार, सबरपा, गोरखनाथ, नल सिंह भाट, नरपति नाल्य, कणप्पा, हेमचंद्र और कलोल कवि। ये किस काल के कवि थे? आदि काल के, तो इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? आकाशदीप कहानी के रचयिता इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे अज्ञात करने वाले लेखक थे? ये कौन थे? बालकृष्ण गुप्त। बालकृष्ण गुप्त। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? सी। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? सर्वप्रथम कौन माने जाते हैं? सरहप्पा। सरहप्पा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? राम काव्य परंपरा के कवि कौन है इनमें से? प्राणचंद, तुलसीदास, नंद दास। लालदास और तुलसीदास राम काव्य परंपरा के कवि हैं। तो हमारा आंसर हो गया डी। कौन सा हो गया हमारा आंसर? डी। राम भक्ति काव्यधारा के कवि कौन कौन थे? अगरदास, नाभादास, स्वामी रामानंद, ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास,
और प्राणचंद चौहान भी राम काव्य धारा के कवि थे। माधव दास चारण, हृदयराम लाल दास और कपूर चंद्र तिरखा ये राम काव्य धारा के कवि थे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें डी। निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञाविरचित कहानी है? अज्ञाविरचित कहानी इनमें से कौन सी है? विप्त का। कौन सी है? विप्त का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? विद्यापति के पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर। इनमें से गणपति ठाकुर, विद्यापति के पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर। इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। रोवत सब मिलकई आवहु भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा नाटक से ली गई पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? इनमें से प्रतीकात्मक नाटक कोई भी नहीं है। विशाख एक गुट चंद्रगुप्त प्रतीकात्मक नाटक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? ई। क्योंकि ये तीनों क्या हैं? ऐतिहासिक नाटक। इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? मिर्जा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि कौन थे? बिहारी। बिहारी ने क्या लिखा था? बिहारी सतसई, जो 719 दोहों का संग्रह था। निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? जगनिक किस काल के कवि हैं? आदि काल के। बीती विबावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की। किस कवि की हैं ये? जयशंकर प्रसाद की। ये काव्य संग्रह जो लहर से ली गई है। कौन से काव्य संग्रह की पंक्तियाँ? ये लहर काव्य संग्रह की। इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, पद्मलाल बख्शी, मुकुटधर पांडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। क्योंकि ये कौन थे? भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि कौन हैं? सूरदास। कौन है? सूरदास। इनमें से कौन नाथपंथ से संबंधित कवि हैं? नागार्जुन, भट्ट, केदार, जड़ भरत। इनमें से है कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? अकविता आंदोलन से संबंधित कवि कौन है? जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमाल, लक्ष्मीकांत वर्मा और सौमित्र मोहन। ये सभी कविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। क्योंकि जगदीश चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत कविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? विठलनाथ। अष्टछाप में कितने आचार्य थे? 8। 4 विठलनाथ के और 4 बल्लभाचार्य के। विठलनाथ बल्लभाचार्य के बेटे हैं। इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन है? अज्ञे जी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञे। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावादी कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमेश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? परमेश्वर नाथ रेणु का उपन्यास इनमें से कौन सा है? मैलांचल और
प्रति परिकथा, मैलांचल और प्रति परिकथा ये दोनों किसके हैं? प्रणेश्वर नाथ रेणु के, तितली जयशंकर प्रसाद का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। प्रति परिकथा और मैला आंचल प्रणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पैराग्राफ दिया गया है। साहित्य उन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि, अभिव्यक्ति होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त दुर्जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकालयों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इसका शीर्षक क्या बनेगा? पुस्तकालय और भारत। पुस्तकालय और भारत। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। सरल बात न थी, ये किस में था? मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। ये इसमें दिया गया था, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता है। क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ था लिपि के आविष्कार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के इतिहास को जीता जागता साक्ष्य क्या है? ये है पुस्तकालय। तो हमारा आंसर हो गया सी। पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। किस में होता था? नृपालय, देवालय और शास्त्रालय। ये किस किस में दिया गया था? शास्त्रालय और देवालय। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के विकास का कारण है? पुस्तकालय के विकास का कारण है मुद्रण कला का आविष्कार। मुद्रण कला का आविष्कार। भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। तो इसका आंसर होगा पुस्तकालय के बल पर। नेक्स्ट अगला पैरा गद्यांश दिया गया है। यह गद्यांश एक बार हम देख लेते हैं। पहले हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। धन के प्रति अति आग्रह होने से। धन के प्रति अति आग्रह होने से। ये गद्यांश ही पढ़ लेते एक बार। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो अपने विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने
तक को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने न जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मूल्यत्व का परिचय दिया है। तो हमारे ये क्वेश्चन है, इसके गद्यांश में से इनके आंसर देने हैं। धन के प्रति अति आग्रह होने से मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। उसमें धन लोलुपता आ जाती है, वह श्रेष्ठ बन जाता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों है। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक से अधिक। जीवन को अर्पित करने का अर्थ है। जीवन को अर्पित करने का अर्थ क्या है? जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगा देना। कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है? इसका आंसर होगा सी, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। अंत में वही पूजा जाता है। अंत में कौन पूजा जाता है? जो बलवान होता है, जो धनवान होता है, जो शक्तिशाली होता है। इनमें से कोई नहीं। संसार में उन्हीं की उपासना होती है जो खूब रुपये कमाते, जिनके पास धन का भंडार होता है। ये तो नहीं है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सी, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। धन लोलुप्त व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। ये तो सही है। इसका हो गया विस्मृत कर दिया जाता है, अप्रतिष्ठित होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? डी। निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? धन से श्रेष्ठ क्या है? त्याग और यश। त्याग और यश। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य क्या है? सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना मनुष्यत्व का उद्देश्य है। मानव समाज स्वार्थी है, वह निस्वार्थ की उपासना करता है, पर वह निस्वार्थ को दान देता है, पर वह निस्वार्थ का सम्मान करता है। उपासना करता है और सम्मान देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? डी। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा इसमें से सत्य है? धन की पूजा सर्वत्र होती है। धन जीवन का सर्वस्व, धन जीवन का वरदान है। तो इसका आंसर होगा हमारा ई। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सामीप्य। क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि उत्तर दिशा है और मंगलवार एक वार है। ये जातिवाचक, ये व्यक्तिवाचक होगी और ये भी व्यक्तिवाचक। तो हमारा आंसर हो गया सामीप्य। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? दूना, सब, कुछ। ये क्या हो गए? अनिश्चितवाचक। तो इसमें हमारा आंसर हो गया ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऋषि और मुनि। ऋषि और मुनि। प्रत्येक क्या है? अव्ययीभाव और परोक्ष भी अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बहन, कलम, पानी। ये सब क्या? जातिवाचक। ये द्रव्यवाचक। ये द्रव्यवाचक है, ये जातिवाचक। कलम और बहन भी जातिवाचक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है?
दौड़ना, खाना, कहना, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो हमारा आंसर हो गया उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? समास की परिभाषा है समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। पदों का संयोग किस में होता है? समास में। और वर्णों का संयोग किस में होता है? संधि में। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? इनमें से अवयव कौन सा है? ठीक, जब। ठीक और जब क्या है? अवयव। तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है यह वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द कौन सा? इनमें स्पर्श। स्पर्श पुल्लिंग शब्द है। अफुआ, अकड़ क्या है? स्त्रीलिंग। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग किस में नहीं होता? वर्तमान, वर्तमान काल व भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया में ने परसरक का उपयोग नहीं होता। तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? मंत्रिमंडल, मंत्री, भ्रातागण, योगी वर। योगी भ्रातृगण का क्या होगा? शुद्ध रूप भ्रातृगण, योगी वर। तो हमारा आंसर हो गया ई। निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया इसमें सोना, क्या सोना? तो इसका हमें कोई आंसर नहीं मिला, तो कौन सी होगी? ए। निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? संधि की परिभाषा कौन सी है? शब्दों के मेल से विकार का उत्पन्न होना किस में होता है? संधि में। तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से किस में कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? ने चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? भूतकाल में मात्र अकर्मक क्रियाएं ने नहीं लगता। भूतकाल के सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्यों में सकर्मक क्रियाएं कर्तृवाच्य, भाववाच्य व प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने लगता है। तो हमारा आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? बहुवचन कौन सा है? प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा है? अरे हाय। अरे हाय क्या है? क्रिया विशेषण। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक से अधिक। अरे हाय कौन से हैं ये? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इनमें से देव प्लस ऋषि, सदा प्लस एव, यद प्लस में अपि, ये सभी देव प्लस ऋषि क्या हो गया? गुण संधि। सदा प्लस में एव वृद्धि संधि, यदि प्लस अपि यण संधि। तो इसका दीर्घ संधि का इसमें से कोई भी उदाहरण नहीं है। एक बार हम इनके संधि विच्छेद देख लेते हैं। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या हो गया? ये गुण संधि। सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव वृद्धि संधि, यदि प्लस में अपि, ये क्या हो गया? यण संधि।
तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है? स्त्रीजन, नारी वृंद, देवालय, ये सभी बहुवचन शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? निर्दोष, निर्दयी, निर्दोष और निर्दयी ये क्या है? और निर्दय भी क्या है? शुद्ध शब्द है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? गुच्छा, गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कुंज, विजयदशमी, ये तीनों ही क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, क्योंकि इसमें अनेक नाम आएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र की जगह क्या आएगा? अस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है? लोग, अक्षत और पुष्प। लोग, अक्षत क्या है? लोग और अक्षत क्या है? बहुवचन शब्द। लोग, अक्षत क्या है? बहुवचन शब्द। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इनमें से पुल्लिंग शब्द अपेक्षा, अवज्ञा, अवस्था। अपेक्षा, अज्ञा और अवस्था ये सभी स्त्रीलिंग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? ए। ए अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ये कैसे लिखा जाएगा? पूजनीय, पूजनीय, यह आएगा पूजनीय। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास का यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। मद, मद आनंद, मद में अंधा, ये क्या हो गया? तत्पुरुष, तत्पुरुष। समक्ष, समक्ष भी क्या है? अव्ययीभाव समास। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से किस में संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग किस में हुआ है? उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, को मिठाइयाँ दी। देने के भाव में क्या आता है? संप्रदान कारक। देने के भाव में क्या आता है? संप्रदान कारक। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? पटना व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, लेकिन नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस में संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग किस में हुआ है? चांदी की थाली। संबंध कारक की, का, के, की, रा, रे, री। तो इसमें क्या आ गया? चांदी की थाली। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तू, तुम। तो हमारा आंसर हो गया बी। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? स्थान, स्थानापन्न, स्थानापन्न। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची है? मेघ शब्द का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जलदर, जलदर, बलाहक, अम्बुद, अम्बुद, वारिद, पयोद, पयोदर, पयोद, पयोदर। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये मेघ के पर्यायवाची हैं।
जल्दी, जल्दी किसका पर्यायवाची है? सागर का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। पयोद, पयोदर, एक बारी में के पर्यायवाची देख लेते हैं। जलदर, बलाहक, जलदर, बलाहक, अम्बुद, वारिद, पयोद, पयोदर और नीरद, ये किसके पर्यायवाची हैं? मेघ के। निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक है? अवनत का विपरीतार्थक क्या होगा? उन्नत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। दौड़ धूप करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दौड़ धूप करना, बड़ी कोशिश करना। दौड़ धूप करना का क्या होगा? मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के अनेक शब्दों में से एक शब्द क्या होगा? ये क्या होगा? किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, ये क्या होगा? स्पर्धा, कंपटीशन की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? जल शब्द के पर्यायवाची है उदक। जल शब्द के पर्यायवाची देख लेते हैं। वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, ये किसके पर्यायवाची हैं? जल के। मैं एक बार और बोल देती हूँ। वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, ये किसके पर्यायवाची हैं? जल के। अम्बक के पर्यायवाची आँख, विलोचन, लोचन, दृष्टि, नेत्र, नैन, चक्षु, नयन, अक्षि और दृग। अमीय, अमीय के पर्यायवाची होंगे सुधा, सोम, पीयूष, जीवनोदक, ये किसके पर्यायवाची हैं? अमीय के। तो हमारा आंसर हो गया ए। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है भटकना। खाक छानना, भटकना, परेशान करना, लापता होना, बेफिक्र होना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। खाक छानना, भटकना। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक है? कृत्रिम का विपरीतार्थक क्या होगा? प्रकृत। तो हमारा आंसर हो गया बी। कृपण का क्या होगा? दानी, और कृपया का कोप। कृपया, कोप, कृपण, दानी। चिराग तले अंधेरा होना, चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती। तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अर्ध। क्या है? अर्ध। जल का विलोम निर्जल, और जल का निर्जर है, और अर्ध का क्या है? शुष्क। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ये था हमारा दिसंबर 2023 का पेपर जो हमने सोल्व किया। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।